हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे 20 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो टू द पॉइंट करंट अफेयर पर लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए ये वीडियो हमारी डेली शाम को 7:30 बजे आ जाती है और वीडियो डेली न्यूज़ पेपर बेस्ड करंट अफेयर पर होता है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाटा होते हैं न्यूज़पेपर से। वहाँ से पॉइंट्स को कलेक्ट करके प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास आपको उपलब्ध होती है। इस वीडियो क्लास को एज अ मासिक पैकेज हम लोगों ने डिजाइन करके रखा है। इस मासिक पैकेज में आपको प्रतिदिन क्लास पीडीएफ पीपीटी शेयर की जाती है। 10 एमसीक्यू का डेली टेस्ट होता है। महीने के एंड में कंपाइल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ साथ में एक कंप्लीट टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए इस मासिक जो पैकेज है, यहाँ पर इस मासिक पैकेज में आपको यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल की जो पीडीएफ होती है वो भी प्रोवाइड की जाती है और उसका वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा पूरा जो सिस्टम है मैंने आपको बता दिया। और अन्य जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो वहाँ पर हमारे इस मासिक पैकेज के कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो भारत की पहली ओपन सी मछली पालन परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पर संयुक्त अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 17वां त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद देखा जाए विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए ये तो महत्वपूर्ण फोकस है, इन पर हम फोकस करेंगे। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरें उन पर भी चर्चा करेंगे। साथ साथ में वीडियो के एंड में आपसे कुछ सवाल पूछे गए जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पूर्व हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो नए सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति हुई। नए सतर्कता आयुक्त कौन बन गए हैं? प्रवीण वशिष्ठ बन गए हैं। प्रवीण वशिष्ठ जो है ये नए सतर्कता आयुक्त बने हैं। और यहाँ पर देखा जाए बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। आगे चर्चा करते हैं स्पुतुक गुस्टोर उत्सव। इस पर हमने कल वीडियो में चर्चा की थी। कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखा जाए इस जो उत्सव है इसका मुख्य आकर्षण क्या रहता है? मुखौटा नृत्य रहता है। और मुखौटा नृत्य जो मुखौटा होता है उसको क्या कहते हैं? चाम कहते हैं, जो विश्व शांति के लिए मनाया जाता है। आगे देखें, आमे पढ़िबा आमा भाषण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है? परीक्षा में पूछ सकता है डायरेक्टली। तो ये ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, और 5G ग्राहक आधार में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है चीन का। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है चीन का, दूसरा स्थान है भारत का। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए भारत 400 मिलियन से अधिक उपभोक्ताओं के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है। 2022 में लॉन्च के बाद से यह सेवा देश के 99.6% जिलों तक पहुंच चुकी है, जिससे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 100 करोड़ पार कर गई है। आगे चर्चा करें, पोंडोरू खादी के बारे में हमने चर्चा की थी। पोंडोरू खादी जो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के अंतर्गत आने वाला जो पोंडोरू गांव है वहीं पर देखा जाए इस खादी का, वहीं पर इंडिजिनस रूप से ये खादी पाई जाती है, इसका निर्माण किया जाता है और इसको देखा जाए भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पोंडोरू खादी का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश से है। और आंध्र प्रदेश में कहां पर? तो आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिला पड़ता है, उसी जिले के अंतर्गत देखा जाए तो पोंडोरू गांव आता है। उसी पोंडोरू गांव का ये खादी है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे चर्चा करें, भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो यहां पर याद रखना है आपको आर्यन वार्ष्णेय। ठीक, आर्यन जो वार्ष्णेय है ये बन गए हैं 92वें ग्रैंड मास्टर। आगे देखते हैं, पुणे ग्रैंड टूर 2026 के एम्बेसडर कौन बन गए हैं? पुणे ग्रैंड टूर 2026 जो साइकिल प्रतियोगिता होने वाली है, इस प्रतियोगिता में देखा जाए तो एमएस धोनी को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। एमएस धोनी क्या बने हैं? गुडविल एम्बेसडर बने हैं। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, यमन के नए प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए यमन के नए प्रधानमंत्री, यमन के जो विदेश मंत्री थे वो अब बन गए हैं प्रधानमंत्री। शाया मोहसिन जिंदानी को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और उन्होंने सलेम बिन ब्रेक का स्थान लिया है। ठीक, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में पहले भी हमने चर्चा की थी, कल के वीडियो में फिर से चर्चा की थी, आज उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मालदा पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। यह ट्रेन हावड़ा और कामाख्या असम के बीच में चलेगी। यहां पर देखा जाए इसके साथ ही कुल 7 नई ट्रेनों का शुभारंभ किया गया है जो पूर्वोत्तर से लेकर जो पूर्व उत्तर की कनेक्टिविटी दक्षिण भारत के साथ मजबूत करेगी। ठीक है, पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी दक्षिण भारत के साथ मजबूत करेगी। फिर आगे देखा जाए भारत मिलन सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? कल हमने देखा था इसका आयोजन मिस्र में। ठीक,
मिस्र में जो प्रवासी भारतीय समुदाय है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। मिस्र के कौन से शहर में किया गया था? तो ओबोर शहर में किया गया था। ठीक है, और यहां पर देखा जाए कौन सम्मिलित हुए, तो कीर्तिवर्धन सिंह जो विदेश राज्य मंत्री है वो यहां पर सम्मिलित हुए थे। आगे चर्चा करें, हाई सीज ट्रीटी प्रभावी हो गया है। जो हाई सीज ट्रीटी है ये प्रभावी हो गया है। अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला कानूनी समझौता हाई सीज ट्रीटी कानून लागू हो गया है। इसके तहत खुले समुद्र में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और समुद्री क्षेत्र का संरक्षण अनिवार्य होगा। यहां पर आगे चर्चा करें यावेरी मुसेवेनी के बारे में, यहां पर चर्चा कर ले तो युगांडा के 7वीं बार राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? परीक्षा में आपसे पूछे युगांडा के 7वीं बार राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो नाम याद रखिएगा, यावेरी मुसेवेनी। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 56वीं बैठक, इसका आयोजन कहां? दावोस, स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक आयोजित की जा रही है। 19 जनवरी से शुरू हो रही है बैठक। ठीक है, इसमें वैश्विक नेता, भू राजनीतिक तनाव, एआई जिम्मेदार उपयोग और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फिर अंत में हमने देखा था उत्तर प्रदेश में 4 एजुकेशन टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। अब ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना सिर्फ प्री एग्जाम के लिए, ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्य परीक्षा के लिए क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स में तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के किन शहरों में उत्तर प्रदेश सरकार एजुकेशन टाउनशिप विकसित करने जा रही है। 4 शहर है, चारों शहर के नाम बता दीजिएगा, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी। मुख्य परीक्षा के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार से रिलेटेड जो पॉइंट्स होगा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति, ठीक, वहां पर देखा जाए, जब आप आगे की मतलब आगे की राह या सरकारी प्रयास, सरकार क्या कर रही है शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, उस पॉइंट को जब मेंशन करें तो वहां पर आप इस पॉइंट को ऐसे एज इट इज आप डाल सकते हैं। ये आपका वैल्यू एडेड मटेरियल भी हो गया। या फिर सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश एजुकेशन टाउनशिप योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करें। ठीक, सवाल ऐसे पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश एजुकेशन टाउनशिप योजना के बारे में चर्चा करें। ठीक है, आपसे मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 5 में सीधे सीधे सवाल आपसे पूछ सकता है ये। ठीक, चलिए अब यहां पर आज के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है, आइए उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आज के करंट अफेयर पे चर्चा करते हैं। देखा जाए तो केंद्र सरकार बजट सत्र 2026 केंद्र सरकार बजट सत्र 2026 में नया सीड एक्ट 2026 पेश करेगी, जो पुराने सीड एक्ट 1966 का स्थान लेगा। ठीक है, तो 1966 का जो सीड एक्ट था उसको प्रतिस्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा देखा जाए तो नया सीड एक्ट 2026 पेश किया जाएगा, जो बजट सत्र हमारा होगा। यहां पर चर्चा करें, इसके तहत प्रत्येक बीज पैकेट पर क्यूआर कोड अनिवार्य होगा, जिससे किसानों को बीज के स्रोत, गुणवत्ता और उत्पादक की जानकारी भी मिलेगी। यानी कि अब होगा क्या कि जो बीज के पैकेट अब आएंगे उन पर एक क्यूआर कोड लगा होगा, उस क्यूआर कोड को किसान स्कैन करेगा, तो स्कैन करने के बाद में उस बीज का जो स्रोत है, स्रोत के बारे में जानकारी मिल जाएगी, बीज की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उत्पादक की जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसको जानकारी मिलती रहेंगी। फिर आगे देखें, नकली और घटिया बीज बेचने वाले पर 30 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल का प्रावधान भी होगा। सभी बीज कंपनियां पंजीकरण अनिवार्य होगा। यहां पर महत्वपूर्ण प्रावधान क्या होगा इस बीज एक्ट में कि जो नकली बीज बेचे जाते हैं तो ऐसी कंपनियां जो पकड़ी जाएंगी उन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, उनको जेल भी भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ सभी बीज कंपनियां जो है उनका पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए। ठीक, अब से आगे देखें, कानून में राज्यों को अधिकार सुरक्षित रखते हुए केंद्र की नियामक भूमिका तय की गई है। राज्यों के जो अधिकार है उनकी भूमिका सुरक्षित रखते हुए केंद्र को देखा जाए तो रेगुलेटर की भूमिका, रेगुलेट कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी सारी चीजों को, लेकिन राज्यों का जो हित है वो प्रभावित हुए बिना। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीज एक्ट आपके परीक्षा के लिए उपयोगी भी है। फिर आगे यहां पर देखा जाए, चर्चा करते हैं, सीरिया में पहली बार कुर्द समुदाय के अधिकारों को मान्यता दी गई है। ठीक है, सीरिया में पहली बार जो कुर्द समुदाय था, कुर्द समुदाय, उसके अधिकारों को मान्यता दी गई है। चर्चा कर लेते हैं। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? देखा जाए पहले कौन थे? बशर अल असद थे, लेकिन तख्ता पलट हो गया और अब कौन पर है? अहमद अल शरा। अहमद अल शरा देखा जाए
वर्तमान में सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति हैं। इन्होंने एक ऐतिहासिक फरमान जारी किया और पहली बार कुर्द समुदाय को जो अधिकार थे, कुर्द समुदाय के अधिकार थे, उनको मान्यता प्रदान कर दी है। यहां पर देखा जाए इसके तहत कुर्द भाषा को अरबी के साथ राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। क्या क्या किया गया है? कुर्द भाषा को अरबी भाषा के साथ राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 1962 की जनगणना से प्रभावित कुर्दों को नागरिकता बहाली और कुर्द नववर्ष नवरोज को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। चर्चा करें, यह कदम 14 वर्षों के संघर्ष के बाद राष्ट्रीय एकता मजबूत करने के लिए उठाया गया है। ठीक है, यानी कि सीरिया में जो गृह युद्ध चल रहे थे, उस गृह युद्ध के खात्मे की ओर देखा जाए कदम बढ़ाते हुए जो कुर्द समुदाय था उसके अधिकारों को मान्यता दे दी गई है, क्योंकि यही कुर्द समुदाय था जो कुर्दिस्तान की मांग करता था। ठीक, सीरिया तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर कुर्दिस्तान की मांग करता था। अब क्या होगा कि सीरिया में देखा जाए, सीरिया के अंदर ही जो कुर्द समुदाय था उसके अधिकारों को मान्यता दे दी गई है सीरिया सरकार के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं स्पंदन ललित कला सम्मान 2025 के बारे में। अब यहां पर स्पंदन ललित कला सम्मान 2025 के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए तो मधुबनी बिहार की कलाकार है विभा रानी, इनको सिनेमा और रंगमंच में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्पंदन ललित कला सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। यह सम्मान भोपाल की संस्था स्पंदन के द्वारा फरवरी 2026 में दिया जाएगा। चयन की घोषणा 7 नवंबर 2025 को हुई थी। ठीक है, चयन की घोषणा 7 नवंबर 2025 को हुई थी। चर्चा करें विभा रानी के बारे में तो मैथिली रंगमंच, महिला एकल नाटकों, लेखन और अनुवाद के लिए जानी जाती है एवं फिल्म लाल कप्तान जो 2018 में आई थी ना, सैफ अली खान की फिल्म लाल कप्तान, ठीक है, यहीं से इनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा विभा रानी मैथिली रंगमंच कलाकार हैं और इनको देखा जाए इस बार का जो स्पंदन है, स्पंदन ललित कला सम्मान 2025 प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के बारे में। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के अनुसार गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य बने हैं। याद रखिएगा कि ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग है किसके द्वारा जारी की जाती है? DPIIT के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें जो शीर्ष राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? गुजरात, ठीक है, पहले स्थान पर, दूसरा स्थान है अरुणाचल प्रदेश का और तीसरा स्थान किसका है? गोवा का है। सर्वश्रेष्ठ राज्य ये बने हैं। चर्चा कर ले, गुजरात लगातार 5वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा, यानी कि जो स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई है उसमें गुजरात 5वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है। ये सवाल आपके परीक्षा के PYQ में आ भी चुका है। ठीक है, ये सवाल आपके PYQ में आ भी चुका है, पूछा भी जा चुका है। साथ ही साथ यहां पर चर्चा करें, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि एक तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, ठीक, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, और एक श्रेणी बनाई गई है श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, हिमाचल प्रदेश को, कर्नाटक को और तमिलनाडु को रखा गया है। यहां पर चर्चा करें, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन 6 सुधार क्षेत्रों 19 कार्य बिंदुओं पर किया गया है। उन्हें जनसंख्या के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित भी किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा जनसंख्या के आधार पर उनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। अब ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहां पर लगाया जा रहा है, कहां पर इसका प्लांट लगाया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में लगाया जाएगा। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। यहां पर चर्चा करें, मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में AM ग्रीन द्वारा काकीनाडा में 1.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है। यहां पर देखें, यह प्रोजेक्ट भारत की सबसे बड़ी क्लीन एनर्जी निवेश में शामिल होगी। ठीक है, $10 बिलियन के साथ यह प्रोजेक्ट भारत की सबसे बड़ी क्लीन एनर्जी निवेश में शामिल होगी। आगे चर्चा करें, दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा करें तो समकालीन वैश्विक चुनौतियों पर दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है, इसका आयोजन कब किया जाएगा? 24-25 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में के भारत मंडपम में किया जाएगा। पिछली बार भी देखा जाए तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ था और इस बार फिर से वापस से देखा जाए तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर चर्चा करें, इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के द्वारा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध विचारधारा के माध्यम से समकालीन वैश्विक समस्याओं पर संवाद और समाधान को बढ़ावा देना। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो वैश्विक शांति बहाल करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि दूसरा
वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। किसके द्वारा आयोजन हो रहा है? तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संघ साथ ही साथ संस्कृति मंत्रालय मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। उद्घाटन किसके द्वारा? तो पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और उद्देश्य क्या है इसके आयोजन का? तो उद्देश्य है कि जो बौद्ध विचारधारा है उसके माध्यम से जो समकालीन वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका समाधान कैसे किया जाए उस पर विचार किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 17वां त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती। अब ये दोस्ती एक्सरसाइज है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती अभ्यास मालदीव की राजधानी माले में शुरू हुआ है। कहां पर स्टार्ट हुआ है? माले में स्टार्ट हुआ है दोस्ती अभ्यास। यह अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल, श्रीलंका तटरक्षक बल और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। चर्चा करें तो वर्तमान में बंदरगाह चरण के तहत सहयोगात्मक गतिविधियां चल रही हैं। इसके बाद समुद्री चरण में भारतीय तटरक्षक बल के जहाज और विमान पार्टिसिपेट करेंगे। अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, समन्वय और आपसी सहयोग को सुदृढ़ करना है, यानी कि तीनों देशों के बीच में ये आपसी सहयोग जो है उनको सुदृढ़ करना है। याद रखिएगा कि जो अभ्यास दोस्ती है, ठीक, अभ्यास दोस्ती ये किसके किसके बीच में होती है? परीक्षा में पूछे किन देशों के बीच में, या अब तो सवाल भी ऐसे पूछता है, सवाल ऐसे आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन रहेगा, ठीक, कि हाल ही में आयोजित अभ्यास दोस्ती में किन देशों ने प्रतिभाग किया? किन देशों ने प्रतिभाग किया? यहां पर भारत, दूसरा जापान, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है मालदीव। ठीक है, फिर उसके बाद रहेगा ऑप्शन। सवाल आसान सा, लेकिन उसको लेंदी बनाने के लिए ऐसे आपसे पूछा जाएगा। यहां पर दे दिया 1 2 3, 1 3 4, 1 4, 1 2 3 4। अब ये सवाल आपका बनके तैयार हो गया। ऐसे ही सवाल आपके यूपीपीसीएस में अब पूछे जाते हैं, जो 2025 का ट्रेंड है। 2025 का जो पेपर था, ठीक, उस पेपर में यूपीपीसीएस में ऐसे ही सवाल आपके आए हुए, भर भर के सवाल ऐसे ही पूछे थे। पढ़ने में सवाल आसान सा कि ऑपरेशन यहां पर देखा जाए अभ्यास दोस्ती किन देशों के बीच में, किन देशों के बीच में होती है? 2 याद आ रहे हैं, 1 नहीं याद आ रहा है। तो ऑप्शन भी ऐसे थे कि उनमें से 2 ऑप्शन तो आसान थे, 1 ऑप्शन ऐसा था नजदीकी कि वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में आसान लग रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में भविष्य में भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत, श्रीलंका और मालदीव। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पर संयुक्त अभ्यास। अब ये जो समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पर संयुक्त अभ्यास है, भारत के द्वारा किसके साथ मिलकर किया गया है? तो भारत और जापान के बीच में समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर मुंबई में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया। ठीक, तो याद रखिएगा कि जनवरी 2026 में सवाल ऐसे पूछेगा कि जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर मुंबई में समुद्री प्रदूषण पर एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? तो किसके साथ? जापान के साथ मिलकर किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक बल और जापान तटरक्षक बल ने पार्टिसिपेट किया। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण से निपटने की क्षमता को बढ़ाना, नौवहन सहयोग को सुदृढ़ करना था। इस अवसर पर जापान तटरक्षक कमांडेंट एडमिरल योशियो सेगुची ने भारतीय तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय पश्चिम का दौरा किया और अभ्यास स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत दोनों के देशों की प्रतिबद्धताओं को भी प्रदर्शित करता है। चलिए
अब यहां पर देख लेते हैं एनडीआरएफ स्थापना दिवस कल मनाया गया था, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की स्थापना जो राइजिंग डे होता है ये प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। कल इसका देखा जाए स्थापना दिवस मनाया गया था। यहां पर चर्चा करें, इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। याद रखिएगा कि एनडीआरएफ की स्थापना जो हुई थी वो 2006 में हुई थी, लेकिन जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है ये कब आया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था 2005 में। ठीक है, जब सुनामी आई थी, सुनामी के बाद में देखा जाए तो आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया गया था। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, एनडीआरएफ प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए कार्य करता है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, इसका आदर्श वाक्य है। प्रारंभ में 8 बटालियन वाला यह बल अब 16 बटालियन तक विस्तारित हो चुका है। और किसके अंतर्गत कार्य करता है? ये किसके अंतर्गत काम करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। याद रखिएगा कि जो एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अब ये भारत की पहली है ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना। यहां पर चर्चा कर लेते हैं, भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंडमान सागर के नॉर्थ वे श्री विजयपुरम में किया था। ठीक है, यहां पर नॉर्थ वे श्री विजयपुरम में किया गया। चलिए आगे देखते हैं, यह पायलट परियोजना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज NIOT और अंडमान निकोबार प्रशासन के सहयोग से लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो ओपन सी पारिस्थितिकी में, ओपन सी परिस्थितियों में मरीन फिनफिश और सीवीड्स की खेती को बढ़ावा देना। यह पहल ब्लू इकोनॉमी और समुद्री संसाधनों की आर्थिक क्षमता को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी बढ़ाता है। फिर आगे चर्चा करते हैं, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा। यह यात्रा देखा जाए तो सिर्फ 105 मिनट की यात्रा थी, एक संक्षिप्त यात्रा 105 मिनट के लिए देखा जाए तो यूएई के राष्ट्रपति जो थे वो कल शाम भारत आए हुए थे। ठीक, करीब 4:30 बजे ये भारत आए हुए थे कल शाम को। ठीक है, और 105 मिनट की ये यात्रा थी। देखा जाए तो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 19 जनवरी को 105 मिनट के संक्षिप्त दौरे पर भारत आए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान भारत यूएई के बीच में व्यापार, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, AI, स्पेस, डाटा सेंटर, LNG आपूर्ति और फूड एग्रो सेक्टर सहित 9 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। कितने समझौते? 9 समझौते हस्ताक्षरित किए गए। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य भी तय किया। इसी दौरान दोनों देशों ने आपस में मिलकर 2032 तक जो द्विपक्षीय व्यापार है इसको $2 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए आगे देखते हैं, पोलैंड के उप प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह है पोलैंड के उप प्रधानमंत्री, यहां पर आप देख सकते हैं फोटो में। तो पोलैंड के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री, इनका नाम क्या है? रोदास्लाव सिकोर्स्की। ठीक है, रोदास्लाव सिकोर्स्की। ये 3 दिवसीय भारत के आधिकारिक दौरे पर आए हुए हैं। यहां पर चर्चा कर ले, उन्होंने 18 जनवरी को राजस्थान के जयपुर में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था। यह दौरा भारत पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2024 में पोलैंड गए हुए थे, जो 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा थी। भारत 1957 में वारसा में अपना जो वारसा में अपना राजदूत मतलब दूतावास जो था इसको स्थापित किया था। ठीक है, 1957 में भारत ने दूतावास स्थापित किया था। और 45 सालों के बाद कोई प्रधानमंत्री थे जो अगस्त 2024 में कहां गए थे? पोलैंड गए थे। रेल फोर्स 1, ठीक है, रेल फोर्स 1 उस टाइम चर्चा में आया था, एक रेल थी, उसी रेल से यात्रा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न है आपके लिए, इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल है कि हाल ही में नियुक्त नए सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ किस कैडर के IPS अधिकारी हैं? उत्तर प्रदेश कैडर के, बिहार कैडर के, राजस्थान कैडर के या मध्य प्रदेश कैडर के। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पुतुक गुस्टोर उत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है? लोकगीत प्रतियोगिता, ऊंट महोत्सव, चाम या पवित्र मुखौटा नृत्य, बर्फ कला प्रदर्शनी। फिर आगे चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 3, आमे पड़िवा आमे भासरे योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? झारखंड राज्य सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोंडुरु खादी को GI टैग किस राज्य में प्रदान किया गया? तेलंगाना में,
तमिलनाडु में, उड़ीसा में या आंध्र प्रदेश में। और अंत में देखा जाए, अंतिम सवाल है, 5वां सवाल है कि भारत में 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंदा, विदित गुजराती, आर्यन वार्ष्णेय या निहाल सरीन। यहाँ पर ये 5 सवाल है और इन 5 सवालों का उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब स्टार्टिंग में जो रिवीजन कराया गया है उसको आपने ध्यान से देखा है। ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग के जो रिवीजन है उन्हीं रिवीजन से उठा के आपके एमसीक्यू पूछे गए हैं। इन एमसीक्यू उत्तर आप यहाँ पर दीजिए और आज के जो करंट अफेयर हैं, आज के करंट अफेयर पर आधारित जो 10 एमसीक्यू हैं उनका आंसर आपको ऐप पर जाकर देना है। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ऐप पर आज के जो करंट अफेयर पूछे गए हैं उनका उत्तर वहां पर मिल जाएगा। और इन प्रश्नों का उत्तर आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि ये जो रिवीजन के लिए स्टार्टिंग, इसी वीडियो के स्टार्टिंग में जो सवाल पूछे गए हैं, मतलब रिवीजन कराया गया है, उन्हीं रिवीजन पर आधारित ये सवाल है। ठीक, इन सवालों का उत्तर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।